ट्यूशन पढ़ाने गए युवक को अमीर मालकिन ने अपनी हवस का शिकार बनाया। मना करने पर चोरी का इल्जाम लगाकर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी। फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यह कहानी है बनारस के रहने वाले एक बेहद सीधे साधे और होनहार लड़के की, जिसका नाम केशव था। 23 साल का केशव अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर लेकर मुंबई जैसे महानगर में आया था। उसके पिताजी गाँव में एक छोटी सी फॉर्चून की दुकान चलाते थे और केशव यहाँ रहकर अपनी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। साथ ही अपना और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वह शाम को बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाया करता था। केशव स्वभाव से बहुत ही शर्मीला और संस्कारों को मानने वाला लड़का था। उसके लिए इज्जत और चरित्र ही सबसे बड़ी दौलत थी। मुंबई के अंधेरी इलाकों में केशव एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। एक दिन उसे बहुत ही रईस परिवार में ट्यूशन पढ़ाने का प्रस्ताव मिलता है। यह घर रॉयल्स पाम्स नाम की एक बेहद आलीशान सोसाइटी में था। जब केशव वहाँ इंटरव्यू देने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संगमरमर के फर्श, दीवारों पर करोड़ों की पेंटिंग्स और घर की सजावट किसी राजमहल से कम नहीं थी। उस घर की मालकिन थी वंदना देवी। वंदना की उम्र लगभग 42 साल थी, लेकिन वह खुद को इतना मेंटेन रखती थी कि देखने में 30-32 से ज़्यादा नहीं लगती थी। वंदना का पति एक बड़ा हीरा व्यापारी था जो अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर देश के बाहर ही रहता था। घर में वंदना, उसका 10 साल का बेटा आरुष और कुछ नौकर चाकर ही रहते थे। वंदना ने केशव का इंटरव्यू लिया। केशव, हमें आरुष के लिए एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो उसे न सिर्फ किताबी ज्ञान दे बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाए। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत मेहनती हो। वंदना की आवाज़ में एक अजीब सी मिठास और आकर्षण था। उसने केशव को मुंह मांगी फीस देने का वादा किया। केशव को लगा जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि अगले ही महीने उसकी बड़ी बहन की शादी थी और पिताजी को पैसों की मदद भेजनी थी। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ बहुत सामान्य रहा। केशव शाम को 5 बजे आता और उसको 2 घंटे पढ़ाता और चला जाता। लेकिन धीरे धीरे वंदना का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर केशव को पढ़ाते वक्त कमरे में आ जाती। कभी वह केशव के लिए जूस लेकर आती तो कभी महंगे मेवे। अरे केशव, तुम कितना थक जाते हो, लो थोड़ा जूस पी लो, ताकत आएगी। तुम तो बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसे हो। वंदना की इन बातों में केशव को अपनापन लगता था। उसे लगा कि शहर के लोग कितने अच्छे होते हैं जो एक साधारण टीचर का इतना ख्याल रख रहे हैं। लेकिन वह वंदना की आंखों में छिपी उस भूख को नहीं पढ़ पाया जो धीरे धीरे उसकी इज्जत को निगलने के लिए तैयार हो रही थी। एक दिन शाम को जब केशव आरुष को पढ़ा रहा था तो बहुत बाहर जोरों से बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों पर पानी भर आया। वंदना कमरे में आई और बोली, केशव, बाहर बहुत तेज बारिश है, टैक्सी या ऑटो कुछ नहीं मिलेगा, तुम भीग जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। ऐसा करो, आज रात का खाना यहीं खा लो, बारिश रुकने पर चले जाना। केशव ने मना किया, लेकिन वंदना ने जिद करके उसे रोक लिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही सामाजिक मुद्दों और पारिवारिक कहानियों को आप तक पहुंचाते रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। उस रात डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे थे। वंदना ने उस दिन बेहद आकर्षक कपड़े पहन रखे थे। उसने नौकरों को भी जल्दी छुट्टी दे दी थी। घर में सिर्फ केशव, वंदना और उसका बेटा आरुष थे। खाना खाते वक्त वंदना बार बार केशव की तारीफ कर रही थी। केशव, तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं, काश मेरे पति भी तुम्हारी तरह मुझे इतना वक्त देते। केशव इन बातों से असहज हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और जाने की इजाजत मांगी, लेकिन वंदना ने कहा, अरे रुको, अभी तो बारिश रुकी नहीं है, आओ ड्राइंग रूम में बैठते हैं। वंदना ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और एक धीमा रोमांटिक गाना लगा दिया। वह केशव के बहुत करीब आकर बैठ गई। केशव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि माहौल ठीक नहीं है। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मैडम, मुझे अब चलना चाहिए, देर हो रही है। वंदना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस सोफे पर खींच लिया। इतनी भी क्या जल्दी है केशव, मैं अकेली हूँ, बोर हो जाती हूँ, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। केशव के पसीने छूट गए। उसने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मैडम, आप मेरी माँ की उम्र की है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, प्लीज़ आप अपनी मर्यादा में रहिए, मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाने आता हूँ। यह सुनकर वंदना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका अहंकार चोटिल हो गया था। एक साधारण से लड़के ने उसे मना कर दिया था। वह खड़ी हुई और चिल्लाई, मर्यादा? तुम मुझे मर्यादा सिखाओगे? 2 कौड़ी के ट्यूशन मास्टर, तुम्हारी औकात क्या है? मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त बर्बाद कर सकती हूँ। केशव डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उस रात वह भीगते हुए अपने कमरे पर पहुंचा। उसे लगा कि अब वह उस घर में कभी नहीं जाएगा। उसने अगले दिन से फ़ोन उठाना बंद कर दिया और ट्यूशन पर जाना छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। 2 दिन बाद केशव के पास वंदना का फ़ोन आया। केशव ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर एक मैसेज आया जिसे पढ़कर केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैसेज में लिखा था, अगर तुम आज शाम को घर नहीं आए तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूंगी कि तुमने मेरे घर से 5 लाख का हीरो का हार चोरी किया है और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मेरे पास पावर है, पैसा है, पुलिस मेरी ही मानेगी, फैसला तुम्हारा है। केशव बुरी तरह घबरा गया। वह जानता था कि एक गरीब लड़के की सुनवाई कहीं नहीं होती। अगर उस पर चोरी या छेड़छाड़ का धब्बा लग गया तो उसका करियर, उसकी बहन की शादी, उसके पिता की इज्जत सब खत्म हो जाएगा। डर के मारे वह शाम को वंदना के घर पहुंचा। वंदना सोफे पर बैठी शराब पी रही थी। केशव को देखते ही वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जहर घुला था। आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। गरीबों की इज्जत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वंदना ने उसे अपने पास बैठाने का इशारा किया। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन अपनी इज्जत बेचकर नहीं। वंदना जोर से हंसी। इज्जत? अब तुम्हारी इज्जत मेरे हाथ में है। जैसा मैं कहूँगी वैसा तुम्हें करना होगा। तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनकर रहना होगा। जब मेरा मन करेगा तुम्हें आना होगा। अगर तुमने ना की तो वो हार चोरी वाला केस याद है ना, जेल में चक्की पीसते रहोगे।
उस दिन के बाद से केशव की ज़िंदगी नर्क बन गई। वंदना उसे जब चाहे बुला लेती, उसे उसके साथ पार्टियों में जाने के लिए मजबूर करती, उसे अपनी सहेलियों से मिलवाती और उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करती। केशव अंदर ही अंदर घुट रहा था, वह पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था, उसका वजन कम होने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, वह डिप्रेशन में जाने लगा। वंदना उसे अक्सर ब्लैकमेल करती रहती और कभी कभी कुछ पैसे उसके मुंह पर मार देती जैसे वह कोई बिका हुआ सामान हो। करीब एक महीने तक यह शोषण चलता रहा। केशव ने आत्महत्या तक करने का मन बना लिया था। तभी उसके जीवन में एक उम्मीद की किरण आई। उसकी बचपन की दोस्त और मंगेतर सुमन गांव से मुंबई आई। सुमन एक बहुत ही समझदार और निडर लड़की थी। जब उसने केशव की हालत देखी तो उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अब बहुत कुरेदने पर केशव रो पड़ा और उसने सुमन को सारी बात बता दी। उसने बताया कि कैसे वंदना ने उसे फंसा रखा है और झूठे केस की धमकी देती है। सुमन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने केशव को ढांढस बंधाया। केशव, रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसी औरतों का इलाज डरना नहीं बल्कि लड़ना है। उसने कानून का डर दिखाकर तुम्हें गुलाम बनाया है ना, अब हम उसी कानून का सहारा लेकर उसे बेनकाब करेंगे। केशव डरा हुआ था, लेकिन सुमन वो बहुत अमीर है, पुलिस उसी की सुनेगी। सुमन ने कहा, सबूत केशव, हमें सबूत चाहिए। एक बार सबूत मिल गया तो उसका पैसा उसे नहीं बचा पाएगा। सुमन ने एक प्लान बनाया। दोस्तों, यह कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आने वाली है। आगे क्या हुआ यह जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जागरूक करने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। अगले दिन सुमन ने बाजार से एक ऐसा पेन खरीदा जिसमें स्पाई कैमरा, खुफिया कैमरा लगा हुआ था। उसने केशव को समझाया कि उसे क्या करना है। योजना के मुताबिक केशव को वंदना के घर जाना था और उसे बातों में लगाकर उसका जुर्म कबूल करवाना था। केशव बहुत घबराया हुआ था, लेकिन सुमन ने उसे हिम्मत दी। शाम को केशव वंदना के घर पहुंचा। उसने अपनी जेब में वो पेन कैमरा ऑन करके लगा रखा था। वंदना बेडरूम में थी। केशव अंदर गया। वंदना उसे देखकर खुश हो गई। अरे डार्लिंग, आज तो तुम बिना बुलाए आ गए, क्या बात है। केशव ने गहरी सांस ली और अपनी एक्टिंग शुरू की। वह रोने का नाटक करने लगा। मैडम प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी पढ़ाई खराब हो रही है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। केशव गिड़गिड़ाया। वंदना ने उसे धक्का दिया और हंसते हुए बोली, क्यों छोड़ दूँ, तुम जैसे गरीब लड़के हम अमीरों के मनोरंजन के लिए ही तो होते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे प्यार है, तुम सिर्फ मेरी ज़रूरत हो। और रही बात छोड़ने की, तो जिस दिन तुमने यहाँ आना बंद किया उसी दिन वो चोरी का इल्ज़ाम तुम पर लगेगा। और हाँ, सिर्फ चोरी नहीं, मैं तो कहूँगी कि तुमने मेरा रेप करने की कोशिश की। सोचो तुम्हारे बूढ़े बाप का क्या होगा जब पुलिस तुम्हें हथकड़ी पहनाकर लगा कर ले जाएगी। केशव ने कांपती आवाज में पूछा, मतलब आप झूठ बोलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगी सिर्फ अपनी हवस के लिए। वंदना ने बेखौफ होकर कहा, हाँ, 100 बार बर्बाद करूंगी। मेरे पति के पास इतना पैसा है कि मैं पूरे थाने को खरीद सकती हूँ। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने, तुम मेरे गुलाम हो और गुलाम बनकर ही रहोगे। वंदना का यह पूरा कबूलनामा उस पेन कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। केशव ने जब देखा कि काम हो गया है तो उसका डर खत्म हो गया। वह सीधा खड़ा हो गया और उसकी आंखों में अब लाचारी नहीं, गुस्सा था। उसने कहा, बस बहुत हुआ मैडम, अब और नहीं। वंदना हैरान रह गई। तेवर तो देखो इसके, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। वंदना ने अपना फ़ोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दिया। उसने सोचा कि पुलिस को बुलाकर वह केशव को डरा देगी और उसे फिर से अपने काबू में कर लेगी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। वंदना ने अपने कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त कर लिए और रोने का नाटक करने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। वंदना दौड़कर उनके पास गई। इंस्पेक्टर साहब, देखिए इस लड़के को, यह मेरा ट्यूशन टीचर है। आज इसने घर में मुझे अकेला पाकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और जब मैंने विरोध किया तो मेरी अलमारी से गहने चुराकर भाग रहा था। इसे गिरफ्तार कीजिए। इंस्पेक्टर ने केशव को घूर कर देखा। केशव चुपचाप खड़ा था। तभी दरवाजे से सुमन अंदर आई। वंदना चिल्लाई, ये लड़की कौन है, इसे किसने अंदर आने दिया। सुमन ने निडरता से इंस्पेक्टर से कहा, सर मेरा नाम सुमन है, ये लड़का मेरा मंगेतर है और यह महिला जो इल्ज़ाम लगा रही है वह सरासर झूठ है, असली मुजरिम यह खुद है। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है। यह मैडम बहुत इज्जतदार है। सुमन ने केशव की जेब से वो पेन निकाला और इंस्पेक्टर को देते हुए कहा, सर इस पेन में एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप इसे अभी अपने फ़ोन या लैपटॉप में लगाकर देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने अपने साथ आए कांस्टेबल से लैपटॉप मंगवाया और वो चिप कनेक्ट की। स्क्रीन पर वंदना का असली चेहरा सामने आ गया। वीडियो में वंदना साफ साफ केशव को धमका रही थी, उसे गुलाम कह रही थी और झूठे केस में फंसाने की साजिश कबूल रही थी। वंदना का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि यह कब हुआ। वीडियो खत्म होते ही इंस्पेक्टर ने वंदना की ओर देखा। वंदना हकलाने लगी, सर यह वीडियो झूठा है, यह एडिट किया गया है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, मजाक, आप एक शरीफ लड़के की जिंदगी बर्बाद करने को मजाक कहती हैं। ब्लैकमेलिंग और झूठे केस की धमकी देने की धाराएं लगेंगी आप पर। इंस्पेक्टर ने लेडी कांस्टेबल को इशारा किया। लेडी कांस्टेबल ने आगे बढ़कर वंदना के हाथों में हथकड़ी लगा दी। जिस रईसी और पावर का वंदना को घमंड था वो पल भर में चकनाचूर हो गया। केशव और सुमन ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। पुलिस वंदना को जीप में बैठाकर ले गई। सोसाइटी के लोग जमा हो गए और थू थू करने लगे। केशव ने सुमन का हाथ पकड़ा और कहा, अगर आज तुम नहीं होती तो मैं मर जाता सुमन। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, गलत के खिलाफ चुप रहना भी गलती होती है केशव। दोस्तों, केशव ने उस दिन सीखा कि चाहे इंसान कितना ही रईस क्यों ना हो, अगर उसका चरित्र गिर गया है तो वह सबसे बड़ा गरीब है। और दूसरी बात यह है कि पुरुषों का भी शोषण होता है, लेकिन समाज
अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देता है। अगर केशव की जगह कोई लड़की होती तो शायद लोग जल्दी यकीन कर लेते, लेकिन एक लड़के के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना कितना मुश्किल होता है, यह केशव ने भोगा है। कहानी की सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की चकाचौंध और अमीरी देखकर उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। इज्जत और चरित्र सिर्फ औरतों का गहना नहीं, मर्दों की भी दौलत होती है। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई आपको ब्लैकमेल करे या डराए तो घुट घुट कर जीने की बजाय अपने परिवार या किसी भरोसेमंद इंसान को बताएं और कानून की मदद लें। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के सामने एक दिन हार ही जाती है। आपकी इस कहानी पर क्या राय है? क्या केशव ने सही किया? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी साजिशों से सावधान रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।